महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर के सभी राजनीतिक दलों ने सरगर्मियां तेज कर दी है और राजनीतिक दलों के जो दिग्गज नेता हैं वो महाराष्ट्र में लगातार दौरे कर रहे हैं। हालांकि जो महाराष्ट्र का वोटर है वो किस ओर जाता है ये भी देखने वाली बात होगी, वो चुनाव के रिजल्ट डिसाइड करेंगे। हालांकि जो जातिगत जनगणना को लेकर के महाविकास आघाड़ी ने दांव खेला है उसको लेकर के माना जा रहा है कि एक क्रुशियल है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में एक टर्निंग पॉइंट महाविकास आघाड़ी के लिए साबित हुआ था और फायदे भी रहा। इसका फायदा भी हुआ था महाविकास आघाड़ी को, और इसी मुद्दे को लेकर के महाविकास आघाड़ी आगे बढ़ रही है जो मैनिफेस्टो जारी की गई है। वहीं दूसरी ओर महायुति ने भी मैनिफेस्टो जारी की है, उसने भी बहुत ही लुभावने वादे किए महिलाओं को लेकर के, रोजगार को लेकर के और फिर युवाओं को लेकर के भी भाजपा ने मैनिफेस्टो जारी किया है, उसमें वादे किए गए हैं। इसी पर चर्चा के लिए करने के लिए हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार सलीम खान जी। सर स्वागत है। सर, महाविकास आघाड़ी की ओर से जो मैनिफेस्टो जारी किया गया है उसको लेकर के क्या कहेंगे कि वो जो मैनिफेस्टो उससे क्या महाराष्ट्र का वोटर एमवीए की तरफ रुझान करेगा? देखिए, महाराष्ट्र का महाविकास आघाड़ी ने जो अपना वचन पत्र, ये लोग कहते हैं प्रॉमिस, वो जो जारी किया उसमें आप देखेंगे जो सबसे बड़ा पॉइंट है वो है गद्दार। इसलिए कि लोकसभा चुनाव में ये जो गद्दार वाला फैक्टर था वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं था, इसलिए कि जो महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन हुआ, जो पार्टी टूटी, बल्कि लोग ये कहते हैं कि जो पार्टी चुराई गई, आपने उसका निशान भी ले लिया, आपने उसके एमएलए भी ले लिए, तो उससे केंद्र सरकार पे कोई असर नहीं पड़ा जी। लेकिन उसकी वजह से राज्य सरकार गिर गई थी। तो अब जिस पे ये फोकस कर रहे हैं वो ये है कि जो लोग गद्दार हैं, जिन्होंने पार्टी से गद्दारी की, यानी शिवसेना से गद्दारी की या एनसीपी से गद्दारी की, अब जनता उनको सबक सिखाए। तो एक पॉइंट तो इनका ये है। दूसरा पॉइंट आपने कहा कि वो सही कहा कि जातिगत जनगणना। जातिगत जनगणना एक्चुअली एक पैकेज है। देखिए, जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो बीजेपी के कुछ नेताओं ने ये कह दिया कि हमको 400 से ज़्यादा चाहिए ताकि हम संविधान को बदल सकें। इसका मतलब ये लिया गया कि संविधान बदलेंगे तो रिजर्वेशन ख़त्म कर देंगे। तो रिजर्वेशन को रहना चाहिए ताकि जो पिछड़ी जातियां हैं, दलित हैं और बाकी लोग हैं, ट्राइबल्स हैं, उनको सुरक्षा मिले। अब ये जातिगत जनगणना एक्चुअली ये बताएगी, ये जस्टिफाई करेगी कि भाई ये रिजर्वेशन कितना ज़रूरी है और रिजर्वेशन मिलने के बावजूद कितने लोगों को इन्होंने इससे वंचित रखा हुआ है जी। तो इसलिए जातिगत जनगणना की बात हो या संविधान की बात हो, अंडर करंट बिटवीन द लाइन जो है वो रिजर्वेशन या नौकरी या रोजगार, इससे ये जा करके जुड़ जाता है। राहुल गांधी संविधान और जातिगत जनगणना को लेकर के एक मुखर रहे थे लोकसभा चुनाव में और उसका फायदा भी हुआ था। उत्तर प्रदेश में जहां इंडिया गठबंधन को करीब 40-42 सीटें मिली थी, तो दूसरा राज्य महाराष्ट्र था जहां पर 30-31 सीटें इंडिया महाविकास आघाड़ी को मिली थी। तो ऐसे में देखा जाए, क्या महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव का असर दिखेगा विधानसभा चुनाव में? देखिए, नहीं दिखने की कोई वजह नहीं है, इसलिए कि अगर बीच में कोई नया डेवलपमेंट ऐसा हो जाए कि जिसकी वजह से हवा का रुख बदल जाए तब तो बात और है। लेकिन ऐसा कोई ख़ास डेवलपमेंट इस बीच हुआ नहीं जी। उल्टा हम ये देखते हैं कि कुछ डेवलपमेंट्स ऐसे हुए जो राज्य सरकार है यानी महायुति के खिलाफ हो गए। जैसे मिसाल के तौर पर वो प्रतिमा जो शिवाजी की थी वो गिर गई और उसका ताल्लुक जाके जुड़ गया करप्शन से, भ्रष्टाचार से, कि भ्रष्टाचार की वजह से ऐसा हुआ। और दूसरे ये कि उसका कनेक्शन जाके जुड़ गया कि अपने आदमी को ठेका दिया गया और वो जो है वो कॉम्पिटेंट नहीं था, तो वो भी एक तरह का भ्रष्टाचार ही है। दूसरी बात यह है कि बदलापुर में ये हुआ कि वहाँ बलात्कार की घटना हुई और वहाँ पर जो है वो उसका एफआईआर नहीं लिया गया, यहाँ तक के लोगों को ट्रेन बंद करना पड़ा और बाद में फिर उसका इनकाउंटर भी हो गया। तीसरी घटना जो हुई है वो ये जो बिश्नोई ने जो मर्डर करवा दिया बाबा सिद्दीकी का। आप देखिए कि ये सारी घटनाएं जो है वो जा करके गृह मंत्रालय से मिलती है और गृह मंत्रालय फिलहाल देवेंद्र फडणवीस के पास है, जो आगे चल के
सीएम बनना चाहते हैं, सीएम का ख्वाब देख रहे हैं पिछले 2.5 साल से। तो उनका जो फेलियर है वो बार बार जो है वो सामने आता रहा। तो अगर वही सिचुएशन रही तो मेरा ख्याल है कि वो और भी फर्क बढ़ जाएगा, यानी महायुति को जो जितनी पिछड़ गई थी उससे ज़्यादा पिछड़ जाएगी अगर लोगों ने वोट देते वक्त इन चीज़ों का ध्यान रखा। यानी कि सुरक्षा जो महाराष्ट्र में है वो एक बड़ा मुद्दा है। जी हाँ, जिस तरह से पिछले कुछ महीनों में देखा जाए, बाबा सिद्दीकी, उससे पहले दहिसर में एक शिवसेना नेता की लाइव फेसबुक के दौरान ही हत्या कर दी गई थी, और उससे पहले एक बीजेपी विधायक ने शिवसेना सिंधे गुट के एक नेता को पुलिस स्टेशन के अंदर गोली मारी थी, अंबरनाथ बदला। हाँ, और अब यहाँ पे अभी रिसेंटली अक्षय शिंदे ने शोषण का मामला सामने आया था, अक्षय शिंदे स्कूल का मामला। तो आपको क्या लगता है सर कि ये सुरक्षा जो है महाराष्ट्र में, महिला सुरक्षा को लेकर के खासकर, वो एक बड़ा मुद्दा रहेगा? देखिए, अभी एक तरफ तो महिला सुरक्षा का मामला है, यानी महिला असुरक्षित हुई है, और उन महिलाओं को उसको काउंटर करने के लिए उसका एंटीडोट जो है वो यूपी सरकार ने ये लाडली बहन योजना लाई, और ये इसलिए भी लाई है कि मध्य प्रदेश में इसने अपना काम किया था। तो मैं समझता हूँ कि ये जो असुरक्षा में महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने में जो अक्षम रही है सरकार, नाकाम रही, उसकी लीपापोती के लिए और महिलाओं के अंदर एक फील गुड पैदा करने के लिए ये लाडली बहन योजना लाई गई है। अब ये किस हद तक इसमें कामयाब होती है, महिलाएं जो है वो इसके लुभावन में आकर के इनको वोट देती हैं, या ये कि वो इसको अपना हक समझ के ले लेती हैं और फिर अपनी असुरक्षा की वजह से इनको नकार देती हैं, क्या करती हैं, इसका फैसला तो 20 तारीख को होगा। सर, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बयान दिए, कटेंगे तो बटेंगे, और उसी बयान पर प्रधानमंत्री मोदी ने भी बस शब्दों का चेंज किया, लेकिन मीनिंग जो थे वो सेम थे। प्रधानमंत्री मोदी ने भी अपने स्वभाव में कहा कि सेफ रहेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। तो आपको क्या लगता है सर, ये जो सेंटेंस योगी का जो यहाँ पर चुनाव के समय छोड़ा गया है, इसका असर दिखेगा महाराष्ट्र चुनाव में? देखिए, इनका मसला ये है कि ये जो फांसीवाद है जी, ये जो फैशिज्म है, वो सरवाइव करता है डर पे। यानी आप जो है अपने समाज में से किसी एक तबके को जो है वो डिमोनाइज करते हैं जी, और उससे बाकी लोगों को डराते हैं और उनको ये बोलते हैं कि देखो ये खतरा है और हम तुमको इससे बचाएंगे, इसलिए तुम हमारे सारे पाप भूल जाओ, हमारी सारी अक्षमता भूल जाओ, हम तुमको रोजगार नहीं दे सके उसको भूल जाओ, हम महंगाई नहीं रोक सके उसको भूल जाओ, लेकिन चूंकि तुम असुरक्षित हो और हम तुमको सुरक्षा प्रदान करेंगे, इसलिए तुम सब मिलके हमारी छत्र छाया में आ जाओ। तो बेसिकली ये जो यहाँ का बहुसंख्यक समाज है, इसको डराने की, इसके दिल में एक भय पैदा करने की कोशिश। लेकिन अगर ये बहुसंख्यक समाज ठंडे दिमाग से सोचे कि उसको किससे खतरा है, ये अल्पसंख्यक जो है, एक तो पहली बात उनके दुश्मन नहीं, और फिर ये कि आखिर वो अल्पसंख्यक है, और फिर आपके पास प्रशासन है, आपके पास डबल इंजन सरकार है, राज्य सरकार भी है, केंद्र सरकार भी है। तो ये बिला वजह का डर है जो ये लोग पैदा कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि महाराष्ट्र के जो जनता है वो इतनी बेवकूफ़ नहीं है कि वो इस तरह के नारे के चक्कर में आ जाए। हालांकि योगी के इसी बयान को एनसीपी, जो अजित पवार गुट के नेता हैं, और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार ने इस बयान के खिलाफ उन्होंने बयान दिया, और उन्होंने कहा कि ये यूपी और झारखंड वगैरह में चलता होगा, कटेंगे बटेंगे, लेकिन महाराष्ट्र में नहीं चलता, इस तरह की बयानबाजी यहाँ पे नहीं चलती। तो आपको लगता है सर कि योगी की वजह से कहीं ना कहीं महायुति में इस बयान को लेकर के विरोधाभास है? देखिए, मैं इसको विरोधाभास नहीं समझता जी। असल में क्या है कि जब आप एक ड्रामा करते हैं तो आपके ड्रामे में हर एक का एक रोल होता है। कोई राम बनता है, कोई लक्ष्मण बनता है, कोई रावण बनता है। तो वो आदमी उस ड्रामे के दौरान वो किरदार निभाता है जी। तो अब क्या है कि बीजेपी ने और शिंदे गुट ने, शिवसेना की शिंदे गुट ने
मुसलमानों को अपने से दूर कर दिया है। और अब इस बात का खतरा है कि बाईपोलर हो जाएगा, तो सारे मुसलमान जाकर के एमवीए में चले जाएंगे और यही दिखाई दे रहा है। तो इन्होंने एक विंडो खोला है और वो विंडो है अजीत पवार का विंडो, कि इसके ज़रिए से ये लोग मुसलमानों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए आप ये देखेंगे कि जो मुस्लिम बाहुल क्षेत्र हैं उनमें एनसीपी शरद पवार एनसीपी अजीत पवार को टिकट दिया गया और उसके मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट दिया गया, इस उम्मीद में कि वो जो है मुसलमानों के वोटों को काटेगा और बांटेगा। एक्चुअली ये लोग जिसको खिलाफ बोलते हैं उस पर खुद अमल करते हैं जी। बांटने और काटने का काम ये खुद करते हैं, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर ये लोगों को बांटते हैं ताकि उनको काटें और अपना ऐश करें जी। तो ये अजीत पवार का जो मामला है, अजीत पवार अगर ये बोल दे कि भाई मैं भी जो है वो योगी के इस उससे सहमत हूँ, तो उसकी ज़रूरत ही ख़त्म हो जाती है। तो अजीत पवार को जिस उद्देश्य से इस युति में लाया गया है वो यही है कि उसके ज़रिए से कम मुसलमानों के अंदर जो एकजुटता है उसको नुकसान पहुंचाया जाए। और इसीलिए ये अजीत पवार की मजबूरी है कि वो ये कहें कि ये चीज़ यहाँ नहीं चलेगी, हम इसको सही नहीं मानते वगैरह वगैरह। सर, आपने मुसलमानों का जिक्र किया तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि मुसलमान एक बड़ा फैक्टर है महाराष्ट्र चुनाव में। मुसलमानों को लेकर के ही महायुति, समाजवादी पार्टी और AIMIM लगातार मुसलमानों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए मेहनत कर रहे हैं। और फिर माना जा रहा है कि जिस तरह से लोकसभा चुनाव में एनडीए की ओर एक तरफा रुझान किया था मुसलमानों ने, क्या इस दफ़ा भी विधानसभा चुनाव में मुसलमानों की जो पसंद है वो एनडीए रहेगी या फिर उसमें कुछ बदलाव आएगा? देखिए, मुसलमानों के पास कोई चॉइस नहीं है जी। जैसे बीजेपी के पास कोई चॉइस नहीं। अगर ये लोग कुछ अच्छा काम करते हैं, कुछ लोग कल्याण के काम करते हैं, तो ये अपना काम दिखा के लोगों से वोट मांगते हैं, लेकिन ये तो किया नहीं। तो अब क्या है, इनको डरा के वोट मांगना है। सेम टू सेम जो लोग आपसे लोगों को डरा रहे हैं, लोगों को आपसे दूर कर रहे हैं, आपकी वक्त पे हाथ डालने की कोशिश कर रहे हैं, आपको कभी घुसपैठिया कह रहे हैं, और तो अब जिसको ये कहा जा रहा है उसके पास क्या चॉइस है? उसके पास यही चॉइस है कि वो जो है वो इनको ये देखे कि ये सत्ता में ना आए, ताकि जो है वो इनका विक्टिमाइजेशन ना हो। तो ना तो उनके पास चॉइस है ना इनके पास चॉइस है जी। तो दोनों के अपने हाथ बांधे हुए हैं, इसलिए दोनों ने अपनी अपनी लाइन तय कर ली है। मुसलमानों ने भी ये सोच लिया है कि हम पूरी कोशिश करेंगे कि ये दोबारा सत्ता में ना आए। और उसकी वजह ये भी है कि भाई अगर महाराष्ट्र में ये लोग सत्ता में नहीं आते तो इसका प्रभाव केंद्र पे भी पड़ेगा। तो मैं समझता हूँ कि मुसलमानों में फ़िलहाल कोई कन्फ्यूजन नहीं है। उनको ये मालूम है कि उनको चुनाव में क्या करना है जी। उनको एक ऐसे कैंडिडेट को वोट करना है जो महायुति को हरा सके जी। वो कैंडिडेट कांग्रेस का हो, महाविकास आघाड़ी का हो, या शिवसेना UBT का हो, या शरद पवार कांग्रेस का हो, या MIM का हो, या समाजवादी पार्टी का हो। उनको इससे मतलब नहीं है। उनको इससे मतलब है कि वो महायुति का नहीं होना चाहिए जी, और उसके अंदर ये सक्षमता होनी चाहिए कि वो उनके कैंडिडेट को हरा सके। लेकिन मुसलमानों में एक तबका ऐसा भी है जो ये सोचता है कि कई मौक़ों पर, जैसे कि मुसलमानों के खिलाफ, जैसे कि अभी हाल ही में रामगिरी महाराज और यति नरसिम्हानंद जैसे लोगों ने मुसलमानों के पैगंबर के खिलाफ विवादित बयान दिया, उस मुद्दे पर विपक्ष के नेताओं को छोड़ दिया जाए। विपक्ष में शायद ही कोई नेता हो जो इस पर खुलकर बोला हो, लेकिन इस मुद्दे पर सबसे ज़्यादा अगर कोई आक्रामक रुख अपनाया है तो महाराष्ट्र से इम्तियाज जलील रहे हैं। तो माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं मुसलमानों की पसंद AIMIM भी हो सकती है। देखिए, मैंने आपसे पहले भी कहा कि जी मुसलमान जो है उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में MIM को वोट देगा जहाँ पर कि उसके जीतने की संभावना हो जी। अगर मुसलमानों को किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में ऐसा लगता है कि MIM को वोट देने के नतीजे में
जो है वो यूटी का कैंडिडेट ही जाएगा। जी। मतलब है कि अभी आप सारे मुसलमान तो एमआईएम को वोट नहीं देंगे, सारे मुसलमान और एमआईएम के खिलाफ भी वोट नहीं देंगे। अगर कुछ लोग एमआईएम को वोट देते हैं तो कुछ लोग नहीं भी देंगे, तो आपका वोट बढ़ेगा। जी। अगर उनको ऐसा लगता है कि इस बंटवारे के नतीजे में यूटी का कैंडिडेट जीतता है तो वो एमआईएम को नहीं देंगे। जी। या उनको ऐसा लगता है कि एमआईएम का कैंडिडेट इतना मजबूत है कि वो यूटी के कैंडिडेट को हरा सकता है, जी, तो वो एमआईएम को दे देंगे। इसलिए कि उनका ऑब्जेक्टिव जो है वो किसी को जिताना नहीं है, उनका ऑब्जेक्टिव किसी को हराना है, और जो भी उनको हराएगा वो उसको वोट देंगे। और मैं ये समझता हूँ कि इसका फैसला किसी लीडर के स्टेटमेंट से नहीं किया जाएगा, बल्कि हर कॉन्स्टिट्यूएंसी का वोटर खुद ये सोचेगा कि मुझको इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में अपने उद्देश्य को हासिल करने के लिए किस को सपोर्ट करना चाहिए और वो उसको सपोर्ट करेगा। अच्छा, मुसलमानों को लेकर के कई दफ़ा ये भी सवाल खड़े होते रहे हैं कि मुसलमान भाजपा हराव की ओर ज़्यादा ध्यान देता है, जबकि उसको अपने शिक्षा, रोजगार, अपने डेवलपमेंट को लेकर के ज़्यादा प्राथमिकता देनी चाहिए। लेकिन कई मौक़ों पर देखा गया मुसलमानों को लेकर इस तरह के सवाल अक्सर खड़े होते हैं। तो क्या लगता है कि मुसलमान भाजपा हराव के तहत चुनाव में भाग लेता है या फिर उसका उद्देश्य कुछ और होता है? देखिए, आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा था जी कि बटेंगे तो कटेंगे। ये नारा बीजेपी जैसी इतनी बड़ी पार्टी क्यों लगाती है? जी। या एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, ये नारा जो है वो अपने आप को विश्व गुरु समझने वाले प्रधानमंत्री क्यों लगाते हैं? जी। उसकी वजह यह है कि जब किसी के अंदर असुरक्षा की भावना पैदा होती है जी। तो वो उसको दूसरी चीज़ों पर प्राथमिकता देता है, क्योंकि पहली चीज़ ये है कि इंसान की जान, माल, इज्जत सेफ रहे। जी। उसके बाद में फिर बाकी जो इश्यूज हैं कि भाई तालीम का मुद्दा है, रोजगार का मुद्दा है, ये सब चीज़ें बाद में आती है। अगर यही खतरा हो जाए तो बाकी चीज़ का कोई मतलब ही नहीं रहता। जी। तो मुसलमानों का मामला ये है कि वो भी अपनी सुरक्षा को ज़्यादा महत्व देते हैं। उनको ये बात पता है कि जिस राज्य में इनकी सरकार होती है उसमें सबसे ज़्यादा मॉब लिंचिंग होती है, जिस राज्य में इनकी सरकार होती है उसमें सबसे ज़्यादा बुलडोज़र चलता है, जिस राज्य में इनकी सरकार होती है उसमें सबसे ज़्यादा इनकाउंटर होते हैं। और आपको पता है कि सबसे ज़्यादा बुलडोज़र किसके घरों पे चलता है, सबसे ज़्यादा इनकाउंटर किसके होते हैं, मॉब लिंचिंग का शिकार कौन होता है? तो जो लोग सत्ता में आने के बाद, महाराष्ट्र में ये नहीं हुआ, महाराष्ट्र इस मामले में एक एक्सेप्शन है कि यहाँ पर जो है ना बुलडोज़र चला, ना इनकाउंटर हुए, और ना तो तीसरी चीज़ हुई। लेकिन दूसरे राज्यों की जो मिसालें हमारे सामने हैं उसमें यह है कि ये लोग सत्ता में आते ही यही शुरू करते थे। जी। यानी जो लोग इस तरह का हिंसा करने वाले हैं उनके हौसले बुलंद हो जाते हैं, उनको ये लोग सुरक्षा देते हैं, मॉब लिंचिंग करते हैं, या अगर कराते नहीं भी हैं तो जो लोग करते हैं अपने फायदे के लिए उनको जो है सुरक्षा देते हैं। जी। तो आखिर मुसलमान क्या सोचेगा? और एक बात ये भी है कि जो पार्टी ये कहती है कि हमको 20-80 पे करना है, हमको मुसलमानों के वोट की जरूरत नहीं है, तो मुसलमान उसको क्यों वोट दें? बीजेपी को कई लोग हैं जो मुसलमानों से शिकायत करते हैं कि भाई मुसलमान उनको वोट क्यों नहीं देता। आपको उनके वोट की जरूरत नहीं है, आप खुद कहते हैं। आप लोगों को डराते हैं कि ये तुम्हारे गले से मंगलसूत्र निकाल कर ले जाएंगे। अभी तो झारखंड में यहाँ तक कह दिया कि तुम्हारी बेटियों को ले जाएंगे। तो जिस समुदाय से आपको इस लेवल तक जाते हो, आपकी एक भैंस खोल के ले जाएंगे, आपके घर में 2 टोटी है तो 1 टोटी निकाल के ले जाएंगे, ये बातें आप जिस समुदाय के खिलाफ बोलते हैं और उससे ये अपेक्षा करते हैं कि वो आपको वोट देगा, आप उनको कभी टिकट नहीं देते। आप उनको देखिए, ठीक है, आप ये बोलते हो कि बीजेपी का जो है वो कैंडिडेट जो है वो जीत नहीं सकता इलेक्शन कमल पे क्योंकि मुसलमान वोट नहीं देते, लेकिन भारत में लोकसभा है और उसके साथ राज्यसभा भी है। राज्यसभा का कोई आदमी इलेक्शन नहीं जीतता, राज्यसभा के लोगों को भी मंत्री बनाया जाता है। पहली बार जो है वो नकवी राज्यसभा से बने थे, MJ अकबर, यानी मोदी सरकार की बात मैं कर रहा हूँ, राज्यसभा से बने थे, लेकिन अब इन्होंने उसकी ज़रूरत भी खत्म हो गई। अल्पसंख्यक विभाग के लिए भी इनको मंत्री की ज़रूरत पड़ती है, तो स्मृति ईरानी को पहले बनाते थे, अब कौन है उसका पता ही नहीं है। तो सवाल ये कि जब ये खुद
इस तरह का जो है वो द्वेषपूर्ण राजनीति कर रहे हैं, तो उसका जो रिएक्शन होगा वो क्या होगा? स्वाभाविक यही है कि जिनको खिलाफ आप नफरत फैला रहे हैं वो आपसे कैसे मोहब्बत करेगा। अगर आप चाहते हैं कि वो आपसे मोहब्बत करे तो आपको उससे पहले प्रेम करना पड़ेगा जी। तो ये सीधी सादी बात है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। सर, महाराष्ट्र चुनाव को लेकर के बात करें और फिर मराठा जो महाराष्ट्र में करीब 30% आबादी है, इस पर ना बात करें तो फिर कमी रह जाती है। आपसे जानना चाहूँगा कि मराठा वोट बैंक महाराष्ट्र में करीब 30% है और उसके नेता मनोज जरांगे पाटिल पिछले कई सालों से सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हैं आरक्षण को लेकर के। आरक्षण जब तक नहीं दिया जाएगा तब तक वो अनशन और विरोध प्रदर्शन लगातार करते रहेंगे। और उन्होंने चुनाव से पहले ऐलान भी किया था कि वो चुनाव में भाग लेंगे, लेकिन चुनाव से ऐन पहले, मतलब कि चुनाव के बीच में ही उन्होंने इस फैसले पर विड्रॉ कर दिया। आपको क्या लगता है कि सर मराठा वोट बैंक किस ओर जाएगा, महाविकास आघाड़ी की ओर या फिर महायुति की ओर? देखिए, महाराष्ट्र की राजनीति को आप देखें, आपने बताया कि जी मराठा कितने हैं, लेकिन महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा वोट जो है वो ओबीसी का है जी, पिछड़ी जातियों का है। और बीजेपी ने क्या किया कि बीजेपी शुरू में महाराष्ट्र में भटजी और सेठ जी यानी ब्राह्मण और बनिया की पार्टी थी जी, और इनको ये बात समझ में आ गई कि हम जो है दोनों भट्ट जी और सेठ जी बहुत कम है, इसलिए हम कभी भी सत्ता में नहीं आ सकते जी। मराठा जो है वो कांग्रेस के साथ थे। आजकल एनसीपी भी एक कांग्रेस का ही हिस्सा है, उसका नाम भी है उसमें नेशनल जो है वो राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी। तो मराठा जो समाज है वो ट्रेडिशनली जी कांग्रेस के साथ रहा है और ये इन लोगों ने ओबीसी की तरफ अपना ध्यान दिया और अब भी मराठा समाज का बड़ा हिस्सा शरद पवार के और कांग्रेस के साथ है और ओबीसी को इन्होंने अपने साथ में लेके अपनी जो है वो तादाद, अपनी संख्या बढ़ाई जी। अब जरांगे पाटिल का जहाँ तक सवाल है, जरांगे पाटिल ने बहुत अनशन किया और इस बार उन्होंने कहा कि हम इलेक्शन लड़ेंगे। ये डेफिनेटली उन लोगों के लिए चिंता का विषय था जिनका के मराठा राजनीति पे पूरा निराधार है जी। हालांकि ये जो सरकार है महायुति, इसमें 2 मराठा लीडर है, 1 ब्राह्मण है। शिंदे भी मराठा है और अजित पवार भी मराठा है। इसके बावजूद इन दोनों का कद मराठा समाज में शरद पवार जैसा नहीं है जी। महाराष्ट्र में शरद पवार को सबसे बड़ा मराठा लीडर माना जाता है। अब अगर जरांगे पाटिल के कैंडिडेट होते तो डेफिनेटली इससे शरद पवार का नुकसान होता जी। लेकिन ये कि उसने आखिरी वक्त में जरांगे पाटिल ने यह फैसला किया कि वो इलेक्शन नहीं लड़ेगा जी। और उन्होंने जो बात कही, मैं समझता हूँ कि वो बहुत ही लॉजिकल बात है। उसके पीछे जो भी राजनीति है उसका एक अलग कहानी है, लेकिन उनकी लॉजिक मुझको इम्प्रेस करती। उन्होंने कहा कि देखो, मैंने कोशिश की कि दलितों को और मुसलमानों को साथ लूं और मैंने उनसे कहा कि आप अपने कैंडिडेट्स के नाम दीजिए और मैं मराठा का समुदाय के कैंडिडेट्स के नाम मिला के हम लोग इलेक्शन लड़ेंगे, ये हमारा प्लान था। लेकिन हमको दलितों की तरफ से भी कोई लिस्ट नहीं मिली और मुसलमानों की तरफ से भी लिस्ट नहीं मिली। उसके बाद उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है वो सेंटेंस बोला है, वो उन्होंने ये कहा कि कोई भी एक समाज इलेक्शन नहीं जीत सकता, यानी मैं सिर्फ मराठों के बलबूते पे चुनाव नहीं जीत सकता जी। तो मैं जिन लोगों को अपने साथ लेके चुनाव जीतने का सपना देख रहा था या प्लान कर रहा था वो मेरे साथ नहीं आए जी। तो इसलिए अब मैं मराठा समाज से ये कहता हूँ कि वो अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जिसको मुनासिब समझें उसको वोट दें जी। तो मैं समझता हूँ कि जरांगे पाटिल का ये अच्छा स्टैंड है, मतलब उनकी जो परिपक्वता है वो उसको दर्शाता है और उससे जो नुकसान शरद पवार का हो सकता था वो नुकसान जो है वो नहीं होगा। सर, आखिर में सवाल पूछना चाहूंगा कि ये मनोज जरांगे पाटिल ने जो अपना फैसला वापस लिया है चुनाव न लड़ने का, उससे किसको फायदा होगा और किसको नुकसान होगा? मेरे ख्याल में अजित पवार को फायदा होगा। फायदा होगा यानी
कि अजीत पवार का जो अजीत पवार नहीं, सॉरी गलत बोला मैंने जी, मेरे ख्याल में शरद पवार का फायदा होगा जी, इसलिए कि शरद पवार का जो संभावित नुकसान हो सकता था जरांगे पाटिल के कैंडिडेट्स की वजह से, मराठा वोटों के बंटने की वजह से, अब वो नहीं होगा। तो नुकसान का नहीं होना भी एक फायदा ही माना जाता है जी। तो ये चीज जो है वो महाविकास आघाड़ी के फायदे में है, जरांगे पाटिल का अपने उम्मीदवार नहीं खड़े करना। जी, ओके, धन्यवाद सर। तो ये थे वरिष्ठ पत्रकार सलीम खान जी, जो हमें महाराष्ट्र चुनाव को लेकर के विस्तार से जानकारी दे रहे थे कि किस समाज का किस और रुझान है, और फिर आने वाले समय में हम आपसे और भी चर्चा करेंगे महाराष्ट्र चुनाव को लेकर। ऐसे ही बने रहिए हमारे चैनल पर, देखते रहिए चैनल को और सब्सक्राइब भी कीजिए, वीडियो को भी शेयर कीजिए। धन्यवाद।